स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट पे आ गए क्योंकि ये सेमेस्टर 1 में कॉस्ट को सिलेबस में लिया गया है। तो अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ा है तो नोट्स आप हमारे प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं, और बाकी के चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। The term dash generally means the amount of expenditure incurred on a given things। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी पैसा हम किसी भी सामान पे लगाते हैं वो सब हमारे, जितना भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जितना भी पैसा हम लगाते हैं उस सब को हम लोग कॉस्ट कहते हैं। ये हो गया पहला। अब आते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? मटेरियल एंड लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड। तो देखते हैं क्या है सही आंसर। फोर्थ, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगा, एक्सपेंसेस भी आएगा और ओवरहेड भी आएगा। तो सारा कुछ आपका उसमें आएगा। व्हाट, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट। कॉटन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, शुगर केन यूज इन प्रोड्यूसिंग शुगर, rubber and leather used for producing shoes are the example of। तो देखिए क्या हो सकता है इसका एग्जांपल। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ में यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने में, रबर यूज़ कर रहे हैं, लेदर को यूज़ कर रहे हैं शूज़ बनाने में, रबर को यूज़ कर रहे हैं शूज़ बनाने में। तो किसका एग्जांपल है? लेबर का है, मटेरियल का है, एक्सपेंसेस का है कि ओवरहेड का है? सही आंसर है मटेरियल, क्योंकि ये सब तो मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल बोलते हैं इसको हम। इसी से हमारा सामान तैयार होता है, फिनिश गुड्स तैयार होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली और इजीली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट, सर्विस और जॉब आर नोन एज। मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस जो भी है हमारा, अगर उसको डायरेक्टली ट्रेसेबल, क्या पता है, इजीली एंड ट्रेसेबल तो प्रोडक्ट एंड सर्विस और जॉब नोन एज। तो देखिए क्या होगा सही आंसर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि मटेरियल क्या होता है, कोई भी सामान हम, जैसे मान लीजिए हमने चिप्स बनाया, तो चिप्स में मटेरियल हमने पोटैटो यूज़ किया, आलू यूज़ किया, हमने उसमें लेबर यूज़ किया और भी खर्चा किया, उसका पैकेजिंग किया। तो ये सब चीज़ें जो हम ट्रेस कर सकते हैं, हमको साफ साफ सामने दिख रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हम ट्रेस कर सकते हैं, जो सामने दिखता है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो चीज़ें हमको नहीं दिख रही हैं उसको हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। वुड यूज इन मेकिंग फर्नीचर आर। अब वुड है, फर्नीचर बना रहे हैं, तो हम फर्नीचर में हमको वो दिख रहा है ना, ट्रेस कर सकते हैं उसको। तो क्या होगा सही आंसर, सोचिए। आंसर होगा डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वुड आपको एकदम सामने दिख रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। वेजेस पेड टू कारपेंटर इन अ फर्नीचर वर्कशॉप आर। अब कारपेंटर को हम वेजेस पे कर रहे हैं एक फर्नीचर वर्कशॉप में, तो क्या होगा उसका सही आंसर। तो फिर से वही बात कि आप क्या ट्रेस कर पा रहे हैं। भाई कारपेंटर का काम ट्रेस हो रहा है ना, फर्नीचर पहले वुड था, वुड फर्नीचर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा सही आंसर, डायरेक्ट लेबर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट वर्ड वहीं यूज होता है जहाँ पे चीज़ों को हम ट्रेस कर सकते हैं। जहाँ पे ट्रेस नहीं कर सकते वहाँ पे डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। फीस पेड टू द आर्किटेक्ट ऑफ अ बिल्डिंग। तो हमने अब आर्किटेक्ट को फीस पे किया, तो आर्किटेक्ट हमारा किस में आएगा? मटेरियल में आएगा नहीं, लेबर में आएगा नहीं, वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि उसका काम आके बनाना नहीं था, उसने एक डिज़ाइन बना के दे दिया बिल्डिंग का। अब उस बिल्डिंग के डिज़ाइन को देख देख के हम बना रहे हैं, तो वो काम तो ट्रेसेबल है, ठीक है, इसी, लेकिन वो अपने हाथ से तो नहीं बनाया, इसलिए डायरेक्ट लेबर में नहीं डाल रहे उसको, वो केवल डिज़ाइन बनाया है। तो डिज़ाइन भी एक तरीके का उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है उस पर्टिकुलर गुड्स में, तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आते हैं नेक्स्ट। डैश रिफर टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दोज आइटम
विच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, that refers to the expenses incurred on those items which are not directly chargeable on the production। ऐसा चीज़ जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली चार्जेबल ना हो। तो सही आंसर क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली चार्जेबल नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको। जैसे गेट कीपर की आपने सैलरी दे दी, तो गेट कीपर अब प्रोडक्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ध्यान रख रहा है कि प्रोडक्ट चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपने पैसा पे कर दिया, लाइट का आपने पैसा खर्च कर दिया, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट में थोड़ा सा आपको दिखाई देगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल, सब लुब्रिकेंट्स एंड कॉटन वेस्ट आर इंक्लूडेड इन। आप कोई मशीन चला रहे हैं तो उसमें कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें आप ऑयल डालते हो, ठीक है, उसको ताकि वो अच्छे से काम कर सके। लुब्रिकेंट्स जिसको कहेंगे हम लोग, ऑयल तो आपका डीजल में आ जाएगा, तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स आप डाल रहे हो, ठीक है। कॉटन का वेस्ट निकल रहा है, तो वो सब किस में आएगा, तो वो सब आपका इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब आप ट्रेस नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल के लिस्ट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, वेजेस ऑफ शॉपकीपर, सॉरी स्टोर कीपर कॉमा टाइम कीपर एंड द वॉचमैन आर इंक्लूडेड इन। तो स्टोर कीपर का, टाइम कीपर का, वॉचमैन का जो पैसा है वो किस में जाएगा, सोचिए। ये जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो एज अ लेबर ही हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं ना भाई। पिछले एग्जाम्पल में आर्किटेक्ट हमारे यहाँ लेबर थोड़ी ना था, उसकी हमने सर्विस ली थी तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया था। यहाँ पे क्या है कि गेट कीपर तो हमारे यहाँ एज अ वर्कर वर्क कर रहा है ना, टाइम कीपर जो है, वॉचमैन है, वो हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, रेंट, लाइटनिंग, इंश्योरेंस चार्ज, डेप्रिसिएशन आर इंक्लूडेड इन। तो अब देखते हैं ये सब किस में आता है। थर्ड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, लाइटनिंग हो गया, इंश्योरेंस चार्ज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये सब आप प्रोडक्ट देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको चिप्स का पैकेट दे दें और आपसे कहें कि आप बताइए कितना % इसके मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो आपको नहीं पता ये। तो ये सब चीज़ें ट्रेसेबल नहीं है, तो इसको हम लोग कैटेगरी में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। नेक्स्ट आते हैं, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट और द कॉस्ट सेंटर इज। अब देखिए, कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली अगर किसी चीज़ में एट्रीब्यूट हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, तो सिंपल सा आंसर डायरेक्ट कॉस्ट। जो चीज़ आपको डायरेक्टली उसमें दिखाई दे प्रोडक्ट में, तो उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो सिंपल सा आंसर है इनडायरेक्ट कॉस्ट। भाई तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है डायरेक्ट है, जो नहीं है वो इनडायरेक्ट है। अब आते नेक्स्ट, डैश मीन्स द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी और विच रिमेन कॉन्स्टेंट विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा खर्चा जो आप पे कर रहे हो वो कभी वेरी नहीं करेगा, जो है फिक्स है, तो वो किस में आएगा देखते हैं। तो सही बात, नाम भी इसका फिक्स कॉस्ट ही होगा। जैसे रेंट हो गया, रेंट क्या है, जो आपका फिक्स है, इस महीने अगले महीने भी उतना ही देना है, अगले महीने भी उतना ही देना है, ठीक है। प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, रेंट आपको देना ही पड़ेगा। ये फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो ये किस में आएगा, ये आपके फिक्स कॉस्ट में आएंगे। क्यों फिक्स कॉस्ट में आएंगे, क्योंकि ये पैसा आपको देना ही देना है। आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने पॉलिसी ली है फायर इंश्योरेंस की, तो आपको वो देना ही पड़ेगा। भाई मशीन तो फैक्ट्री में रखी हुई है ना, मशीनरी तो आपको बचा के रखना ही, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, कहाँ से आप करोगे। तो इसीलिए इंश्योरेंस का पैसा आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी ही, तो सारा कुछ आएगा आपका फिक्स कॉस्ट में। इससे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर द कॉस्ट विच
vary directly in proportion to the change in the volume of the output। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे आपके आउटपुट में चेंज आता है वैसे वैसे सॉरी जैसे जैसे आपके इनपुट में चेंज आता है वैसे वैसे आपके आउटपुट में चेंज आता है। मतलब आपने कोई सामान ज़्यादा बनाना है, मान लीजिए चिप्स का ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। अब हमको पहले हम बनाते थे 1000 कार्टन्स, अब हमको बनाना है 2000 कार्टन्स। हम यूज़ करते थे 100 kg ऑफ पोटैटो, तो अब यूज़ करेंगे 200 kg ऑफ पोटैटो। तो मतलब जितना सामान बनाना है उतना हमको मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी proportionally but do not remain constant with the change in the volume of output। तो ये क्या बता रहा है, ऐसे कॉस्ट जो कि प्रपोर्शनल तरीके से वैरी नहीं करते लेकिन बढ़ते भी हैं। ठीक है, मतलब कुछ समय तक फिक्स रहते हैं फिर वो वेरिएबल बन जाते हैं, फिक्स का पार्ट उसमें रहेगा लेकिन वेरिएबल बन जाएंगे। तो क्या आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए उस कॉस्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टेलीफोन कॉस्ट बेसिक रेंटल चार्जेस इज फिक्स बट द कॉल चार्जेस आर वेरिएबल। आप अगर लैंडलाइन फ़ोन लगवाते हो तो आपके रेंटल चार्जेस लगते हैं 100 रुपीज़ ऐसे पर मंथ रेंटल चार्जेस लग रहा है। ये तो पैसा आपका लगेगा ही लगेगा, फिर आप जब कॉल करोगे उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा आपको। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे भी बहुत सारे कॉस्ट हमारे बिजनेस में होते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर पावर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, डायरेक्ट लेबर यूज़ किया, पावर यूज़ किया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका है वेरिएबल कॉस्ट का। क्यों वेरिएबल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल आपका जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना बढ़ेगा और कम करोगे तो कम हो जाएगा। वैसे ही डायरेक्ट लेबर भी है, आपने 10 लेबर मंगाया तो 10 लेबर का आप काम करा रहे हो, आपको कम काम लगा तो आपने 3 लेबर ही बुलाया, तो डायरेक्ट लेबर कम भी कर सकते हैं आप। पावर के संग भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी आप 10 घंटे यूज़ कर रहे हो, कम प्रोडक्शन करना है आप 4 ही घंटे यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।